नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हमारा ये प्रोग्राम चुनाव से हट करके है। हम रोज़ चुनाव-चुनाव खेलते हैं। अभी मैं लखनऊ में हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अवध कॉन्क्लेव जो हो रहा है उसके लिए मैं आया हुआ हूँ और जो सुबह मैंने जो खबर सुनी उत्तर प्रदेश की झांसी में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे आग लग जाती है, वहाँ 55 बच्चे भर्ती थे, छोटे बच्चे, शिशु जिसको कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी। उसमें से 10 या 11 बच्चे जलकर मर जाते हैं, आग लग जाती है वहाँ पे। अब सरकार अपनी तरफ से, अफ़सर अपनी तरफ से बचाव की बात कर रहे हैं कि ये है, वो है, हमारे पास तमाम सुविधाएँ थी। लेकिन जिनके बच्चे मर गए, सोचिए कितनी बड़ी पीड़ा है। मैं आपको कुछ भी एक वीडियो भी दिखाऊँगा और ये बड़ी चिंता की बात इसलिए भी है कि बतलाइए, सरकार जो है हमारे देश में जब से ख़ास करके जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, चुनाव चल रहा है। एक पहले वीडियो देखिए फिर मैं इस पर और बात करूँगा। बच्चा नहीं मिला, बच्चा के नहीं मिला। देखिए कितना कारुणिक है और कोई हमारे भक्त होंगे या कोई और होंगे जो भक्त मंडली से हैं, कीर्तन मंडली से जो पिछले 11 साल से या कहिए कि पिछले 31, 32, 34, 35 सालों से जो कीर्तन मंडली चल रही है, उनको लग सकता है कि अरे क्या हो गया, लोग मरते रहते हैं। लेकिन जिस घर में मृत्यु होती है उसके घर जाकर के अगर पूछिए तो उसकी पीड़ा कितनी भयानक होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नेता, हमारे राजनीतिज्ञ, उनको किसी की पीड़ाओं से मतलब नहीं है, बल्कि पीड़ा उनके लिए जो है खाद पानी का काम करती है। उनकी सत्ता मजबूत होती है, उनके वोट बैंक बनते हैं। और आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम राजनीति जो पिछले 30-35 सालों से चली है, वो पिछले 11 सालों से और मजबूत हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा जो काम किया इस देश में, वो ये किया कि हिंदू मुसलमान को फ्रंट पे ला दिया है। मतलब इस देश में अगर कोई समस्या है तो मुसलमान है और हिंदू मुसलमान सबसे बड़ा काम है। और उसके आधार पर जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, हर दिन चुनाव चल रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इस राज्य में चुनाव हो रहे हैं, उस राज्य में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री हों, गृह मंत्री हों और मंत्री हों और संतरी हों, सब चुनावी मूड में रहते हैं। हम तो देख रहे हैं कि जहाँ कहीं जाते हैं किसी चीज़ का उद्घाटन करने के लिए, किसी ब्रिज का या किसी रेल का, रेल जो नई शुरू होती है उसका या कुछ और करते हैं, वहाँ भी चुनावी मूड में रहते हैं, उसी तरह के भाषण करते हैं। लेकिन आम आदमी की जो समस्या है, वो 1500 रुपया ज़रूर बाँट रहे हैं, लाडली बहना और फलाना और ठिकाना, और मुआवजा भी दिया गया होगा, जिनके बच्चे मरे हैं उनको मुआवजा भी दिया जाएगा और कुछ डॉक्टरों को, कुछ किसी और को सस्पेंड भी किया जाएगा, उस पर केस भी किया जाएगा। लेकिन इस देश के जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो सारा सुख भोगते हैं, जिनकी वजह से ये सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, ये ढीलापन क्यों है, ये गड़बड़ियाँ क्यों हैं? क्योंकि सरकार की जो भूमिका है, उस भूमिका में हमारे नेता नहीं, न प्रधानमंत्री है, न मुख्यमंत्री है। और दिन रात जो है वो नैरेटिव जिस तरह के गढ़ते हैं, वो नैरेटिव भयावह है। और आप कहीं सड़क पे निकल जाइए, हर तरफ एक भय का वातावरण दिखाई पड़ता है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हमारे साथ कुछ साथी हैं और आज खास ये है कि हमारे साथ मयूर भाई हैं। मयूर भाई नमस्कार, आपका स्वागत है, आप आइए। भाई सभी को एक तो बहुत बहुत हम लोग आज नेशनल प्रेस डे है ना। लोग भूल जाते हैं लेकिन ये हकीकत है कि आज नेशनल प्रेस डे है, तो उनकी याद दिलाना सबको जरूरी है। बिल्कुल, धनंजय भाई, बिल्कुल। क्योंकि पत्रकारिता करने वालों का दिन है आज, लेकिन अब वो कितने बचे हैं खैर वो अलग बात है। और जो आप पीड़ा, अच्छा ये एक नया प्रयोग, ये ऐसे ही हो रहा है हमारा। हम तो यहाँ अवध कंक्लेव में सब लोग जो है मिले हैं, तो आज हमारे दर्शकों के लिए भी हम पूरा दिन कुछ कर नहीं पाए थे। धनंजय भाई भी कुछ कर नहीं पाए थे, क्योंकि आपसे बात करना बहुत जरूरी रहता है और ये बड़ी गंभीर घटना ये है, उस पर बात नहीं की तो फिर मतलब नहीं बनता है। तो हमने सोचा एक साझा, एक इकट्ठा मिलके कार्यक्रम कर लेते हैं। ये द नागरिक पर भी आप देख पा रहे हैं और ये आपको मयूर जानी ऑफिशियल पर भी ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। तो आगे आप, क्योंकि आप जो हमारे जी, मेहमान जुड़े हैं,
उनसे तो भी हम हमारे लोग साथ जुड़ चुके हैं हमारे सुरेंद्र दुबे भाई साहब। सुरेंद्र भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। भाई साहब, ये जो झांसी की घटना है वो बहुत भयावह है। आप तो यहाँ की पत्रकारिता में है लंबे समय से, 40-50 साल हो गए, और महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ ये घटना घटी है। और कहा जाता है कि सबसे बड़ा उस इलाके का, बुंदेलखंड का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज है ये। और वहाँ जो नवजात शिशु हैं उनको जो इंटेंसिव यूनिट होती है उसमें रखा गया था, और वहाँ आग लग जाती है, और कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जबकि ये भी कहा गया कि आग बुझाने के लिए जो वहाँ पे लगाए गए थे सब सिस्टम सही था, उसको मॉक ड्रिल हो चुका था पहले जून में, और लेकिन कहीं कोई फंक्शन नहीं किया। कह रहे हैं अधिकारी, कह रहे हैं मंत्री, कह रहे हैं ब्रजेश पाठक, कह रहे हैं कि सब फिट था। फिट था तो सवाल उठता है बच्चे मरे क्यों? और जिनके बच्चे मरे, जो पीड़ा, जो परिवार का जो मतलब भयानक कारुणिक है। मुझे तो जिस तरह के कमेंट्स करते हैं लोग सोशल मीडिया पे, मुझे तो ये भी चिंता होती है कि कई लोगों को लग रहा होगा, अरे यार इतनी बड़ी आबादी है, कुछ लोग चले भी गए तो क्या हो गया। कुछ लोग कहेंगे गरीब लोग हैं, इनका क्या है, क्या कौन कलेक्टर बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मतलब इतने संवेदनहीन समाज जो है बना दिया गया है। और पिछले 11 सालों में जो ये बीजेपी की सरकारें हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चला है देश में अभियान, उसमें संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। जितना संवेदनहीन होइए उतने बड़े व्यक्ति बन जाते हैं। भाई साहब, सुरेंद्र भाई साहब क्या कहेंगे इस पर, क्या टिप्पणी है, पहली टिप्पणी आपकी क्या है? देखिए, मैं पहले तो शुरू करूंगा, जैसा कि मयूर भाई ने कहा, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। तो हम लोग हर साल इसको मनाते हैं थे, मतलब इस बार हमने नहीं मनाया। हालांकि कल हम लोगों का एक फंक्शन है, वो हम आज भी कर सकते थे। हमने कहा जब प्रेस ही नहीं बचा तो कौन सा प्रेस डे। अब तो वो आयरन प्रेस करने वाले लोग रह गए हैं, कहाँ प्रेस। हाँ, जब प्रेस ही नहीं तो प्रेस डे क्या है। तो इसलिए हमने इस सर बार नहीं प्रेस मनाया। प्रेस तो है, हाँ, प्रेस तो है, लेकिन वो प्रेशर वाला प्रेस है, अभी वो दबाने वाला प्रेस वही है। प्रेशर वाले तो वही मैं कह रहा हूँ। जो धोबी वाला प्रेस होता है वो है, लेकिन बाकी प्रेस नहीं है। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज धनंजय भाई भी और मयूर साहब से पहली बार आज मुलाकात हुई, और एक कार्यक्रम 2 लोग पेश कर रहे हैं और एक अकेला बेचारा जो डिबेटर है उसको जवाब देना, तो ओनली दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी पुराने खिलाड़ी हैं तो दोनों को जवाब देंगे। अभी देखिए, जैसे झांसी की घटना हुई, सुबह अखबार में छपी थी, तो मेरे जहन में एक दृश्य तैर गया। हम लोगों के बच्चे हुए, हमारे परिवार में बच्चों के बच्चे, दोस्तों के बच्चे। तो होता क्या था कि जब डिलीवरी हो जाती थी, तो अब तो खैर ये सिस्टम होगा कि एक नियोनेटल का एक अलग विभाग ही बना देते हैं, जहाँ बच्चे पैदा होते हैं वहां फिर 4-6 घंटे एक लाइट में और गर्मी में रखते हैं ताकि बच्चों का स्वास्थ्य न बिगड़ने पाए। तो क्या होता है, इस बीच में जो बच्चों का बाप है और माँ है, आजकल तो मोबाइल सबको खबर दे देती, चाची को भी, ताई को भी, नानी को भी, फूफा को भी, कि हमरे लड़का भाई। और लोग, कितने लोग घर से निकल चुके होंगे कि जाना है बच्चे को आशीर्वाद देना, कितने लोग गेट पर आ गए होंगे। उसमें भी जो निकट के रिलेशन होते, बुआ और ये वाले, उनको कुछ पहली बार देख करके कुछ शगुन करना होता है, उसकी तैयारी करके पहुंच जाते हैं लोग। लेकिन जब उन्होंने दृश्य देखा होगा कि जिस बच्चे को हम आशीर्वाद देने आए थे वो तो अब रहा ही नहीं, और उस बच्चे की किस्मत देखिए, या बदकिस्मती समझ कहिए इस देश में, कि जो बच्चा अभी दुनिया में आया था बहुत कुछ देखने के लिए, वो बगैर देखे ही विदा हो गया। ये काफी कारुणिक है। और अगर मतलब जिसको कहते हैं सेंटिमेंटल, उससे सोचें
बड़ा कष्टप्रद भी है। और ये घटना कोई पहली नहीं है, इसके पहले भी इसमें ज्यादा बड़े रूप में हुआ, लेकिन जो छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पतालों में भी, जैसे जिला अस्पताल, उसमें एक छोटी सी यूनिट होती है। और ये तो तमाशा इस देश, इस राज्य में, होटल्स में कई बार, जहां मैं बैठा मेरे बगल में कई बार होटल में आग लग चुकी है। और हर बार ये होता कि साहब उनके सेफ्टी अरेंजमेंट से फायर ब्रिगेड की एनओसी भी थी, और वहां फायर जो वो सिलेंडर थे वो भी थे, लेकिन उनकी कोई चेकिंग नहीं होती, इसलिए वो कभी चलते नहीं है। उसकी कोई व्यवस्था न फायर डिपार्टमेंट उनको चेक करता कि जो आपने लाल लाल सिलेंडर टांग रखे हैं वक्त जरूरत पर चलेंगे भी। कुछ है एक लगा दिया है, फायर डिपार्टमेंट वाले आते हैं, माल पानी लेके चले जाओ। सरकारी अस्पताल में तो किसी की हिम्मत ही नहीं करे, ठीक जैसे चल रहा है। ये बताता है कि हमारा देश के लोग, हम उत्तर प्रदेश ही क्यों कहें, सारी जगह घटनाएं होती है, बच्चों के प्रति संवेदनहीनता ही नहीं, या कह रहे हैं जीव के प्रति संवेदनहीन है। तो अभी बच्चे हुए भी नहीं, पैदा हुए, कोई 2 दिन का रहा होगा, कोई 3 दिन का रहा होगा, कोई हो सकता है 2 घंटे पहले इस दुनिया में उसने आंखें खोली हो, और 2 घंटे पहले वाला बालक तो आंखें भी नहीं खोल पाता। उसमें मेरे ख्याल 3-4 घंटे का समय होता है जब बच्चा देखना शुरू करता है। ये 2-3 घंटे आंखें दिखाई पड़ती, बट ही कांट सी एनीथिंग। वो मेडिकल इसका अपना रीजन होता है। तो मुझे जब से मैंने सुबह इसको देखा तो मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि बताओ ये। और जब मेडिकल कॉलेज ऐसी जगह होती है, मेडिकल कॉलेज माने जहां सरकार की सर्वोच्च सुविधाएं उपलब्ध हो, वही तो मेडिकल कॉलेज होगा। अगर छोटा कोई सिविल हॉस्पिटल होता तो माना जाता कि गांव में कहीं खुला हुआ है, पीएचसी है, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन वो तो भाई बड़ा फेमस हॉस्पिटल। मुझे लगता है इसकी जांच के साथ साथ वहां के जितने बड़े डॉक्टर अफसर सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। ये उनकी ड्यूटी थी ना। शॉर्ट सर्किट हुआ तो हुआ क्यों? वह हम लोग अपने घर में रहते तो इस बात का ध्यान रखते कि नहीं रखते कि शॉर्ट सर्किट ना होने पाए। जरा सा लगता है कि कहीं यहाँ गड़बड़ है तो फौरन मैकेनिक के बुलाते, यार इसको तार बदलो, ये ठीक करो। कौन करेगा? ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। मुझे लगता है ये जो संवेदनहीनता है ये काफी कष्टप्रद है, और ये जताती है कि हमारे नेताओं का ध्यान हमारे आपके बच्चों की या हमारी जिंदगी पर नहीं, सिर्फ वोट पर है कि वोट कैसे मिलेगा। तो कभी कभी मुझे लगता है कि हम जितने नागरिक हैं वो जिंदा इंसान नहीं, वो वोट हो गए, जिनको राजीव कुमार जी तय करते हैं कि ये वोट कहाँ जाएगा। जी कहाँ जाए? जी मैं दुबे साहब, क्योंकि आप जानते हैं मैं तो गुजरात से आता हूँ, वहीं वहीं से ये सब शुरुआत से हमने देखा हुआ है। हमने हाँ उनको जो है लगातार प्रधानमंत्री जी को और प्रधानमंत्री के के कब्जे में आई हुई पूरी भारतीय जनता पार्टी को हमने लगातार सिर्फ चुनावी मोड में देखा, हमेशा, हाँ है ना? जैसे फॉर एग्जांपल जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो 5 साल में विधानसभा चुनाव आएगा, ठीक है? और उस 5 साल के दौरान 2.5 साल के बाद जो है लोकसभा चुनाव रहता है, और उसके 1 डेढ़ साल के बाद जो है वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन रहते हैं। तो गुजरात का, और ये कमोबेश देश भर में यही हाल रहता है, ठीक है? तो चुनाव चलता रहता है और वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। वो चुनाव लड़ना और कैसे भी करके जीत लेना, चाहे फिर वो छीनने से जीतना हो या सरकार किसी की पलट के जीतना हो या ऑपरेशन कमल करके जीतना हो, वो उनका जो है वो फोकस वही है हर जगह पे। सर सवाल ये होता है कि ये प्रधानमंत्री और इनके जितने भी, जैसे योगी जी आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, या इनके जो भी जितने भी लोग जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो सब भी जो है वो शासन कब करेंगे? मोदी जी भी एक देश के मुखिया होने के नाते ये बस इसी में व्यस्त रहेंगे या शासन कभी देंगे देश को? क्योंकि अगर चुनाव ही लड़ते रहना है आपको, जो मतलब वो जबरदस्त रैलियां, रोड शो और तामझाम, शोर शराबा यही सब करते रहना है,
तो और कितने लोग जो है उनकी बलि ले लेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है सर। नहीं मयूर भाई, एक काम और भी हो रहा है, कि जी, चुनाव मूड में तो रहते ही है, कि एक काम इनका जो बहुत जबरदस्त है, जैसे ये लोग कहते हैं ना कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक दिन हो जाना चाहिए। जी, तो जी। इसी तरह पर मैंने कहा कि अगर एक ही बार चुनाव हो जाएगा तो मोदी जी तो बीमार हो जाएंगे भाई। जब जो अब आदमी 24 घंटे चुनाव ही लड़ता है, तो अगर एक ही दिन में चुनाव हो जाए तो बाकी 5 साल क्या करें। और उनका दूसरा तो जो काम इनका छूट जो जाएगा। सेटअप, हाँ भाई, वो तो वही है कि जैसे हम लोग पत्रकार हैं, अगर डिबेट ना करें, लिखे पढ़े नहीं, तो हम तो बीमार हो जाएंगे। इसीलिए वो नाटक करते हैं कि हम वन इलेक्शन कराना है, कतई नहीं करा रहे। वो विपक्ष को डराना चाहते हैं कि देखो हम एक चुनाव करा लेंगे, हम जीत जाएंगे, क्योंकि भाई हमारे एक सबसे बड़ा चेहरा है। तो मुझे लगता है आपने एक अच्छी बात उठाई, लेकिन इसके जरिए जो हमारी राजनीति का जो दौर है इस समय, सबसे संवेदनहीनता का, और उसमें सबसे बड़ी दुर्गति हमारी ही है, और सबसे जी, बड़े गुनाहगार भी हम ही हैं। हम मतलब मीडिया। एक मीडिया न अगर सही ढंग से काम करता, तो न कोई राजीव कुमार होता, न कोई चंचूड़ होता, न ब्यूरोक्रेसी की हिम्मत होती, और न प्रधानमंत्री की हिम्मत होती। मुझे लगता है कि इतिहास में जब कभी लिखा जाएगा, हालांकि आजकल इतिहासकार भी भांति भांति के हैं, पता नहीं क्या लिखेंगे, उनके भाजपा भाजपा इतिहासकार भी है तैयार, वो सब पूरी व्यवस्था कर रखी। आपको याद होगा एक बहुत साल पहले जो इंदिरा गांधी थी, एक बार उन्होंने प्रयास किया था, तो उस पर मैंने कविता भी लिखी थी, वो फिर कभी सुनाऊंगा, बहुत लंबी है। टाइम कैप्सूल। तो टाइम कैप्सूल में क्या था कि हम अपने मन का इतिहास जमीन में गाड़ देंगे, और जब कभी खुदाई उदाई होगी तो उसमें निकलेगा भाई इंदिरा गांधी क्या थी और फलानी क्या थे। ये लोग उसके आगे हैं। ये टाइम कैप्सूल इन्होंने हर दीवार पर लिख दिया, बीमारी से लेकर हर जगह मोदी जी की फोटो है। मुझे लगता है कि शायद थोड़े दिन बाद हम लोगों के घर में भी फोटो लगाना कंपलसरी हो जाएगा। दिखाइए। हाँ, एक बढ़िया सी फोटो है, दिखाते हैं। अब ये एक जगह अच्छा बाकी, दिखाई। अभी तो 2-3 जगह बाकी है, लेकिन इसमें से एक जगह पर तो जो है वो उन्होंने एक अपना अपना पिक्चर अपने आप को वहां पे बिठा दिया है और गांधी जी को हटा दिया है वहां से। वो चरखा हाँ चला यस रहे हैं यस। महाराज, देखिए। हाँ चल चला। अब वो गांधी जी वो नहीं करेंगे, अब वो मोदी जी करेंगे, चरखा चलाएंगे। हाल यकीन मानिए कि अगर मतलब जो आदमी विजिटर विजिटर बुक में लिखते वक्त भी जो है पेन हवा में रख के लिखता हो, वो आदमी जो कहाँ कभी जिंदगी में चरखा चला है क्या? चला है कभी चरखा? लेकिन चरखा चलाने का पिक्चर जो है पोज देकर जो है वो बैठ गए हैं, चरखा चलाएंगे। वो दिखा देते हैं, दृश्य दिखा देते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या हमारे यहाँ स्क्रीन पे? ये हाँ, है, आ रहा है ना। इसको इसको ध्यान से देखिए। ये यहाँ, देखिए, ये हाँ, मोदी जी यहाँ जो चरखा है चला मोदी जी, और ये भी फोटोशॉप ही होगा, मैं कह रहा हूँ आपको, जहां तक मेरी हाँ समझ है। फोटो। ये असल में वो चरखे के पास बैठे भी नहीं होंगे। अब यहाँ भी बैठ गए हैं, क्या करें? इनको 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 फोटो, आप तो मैं आपसे मतलब मैं क्यूरियस हूँ और आप मेरा सद्भाग्य, मैं आपसे मिल रहा हूँ। आप वर्चुअली वर्क सही, लेकिन ऑनलाइन ही सही। सर मुझे ये बताया कि इतना फोटो जीवी कोई, मतलब प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, कोई नेता भी आपने देखा है क्या अपने अपने इतने लंबे करियर में? कोई है क्या हाँ ऐसा, नहीं, कोई कोई इससे नहीं। पहले आपके ध्यान में कोई आया होगा? नहीं नहीं, कभी। नहीं था ये कोई। ये तो इसको फोटो जीवी नहीं बोलते हैं। ये फोटो के लिए पागल बोलिए, जीवी तो बहुत लोग होते हैं जिनको कैमरा पसंद है, अच्छा, जिनको फोटो से ही फोटो जीते हैं। पसंद है। हम लोग सांस लेके हाँ जीते हैं, ये फोटो खिंचवा के जी लेते हैं। हाँ, लेकिन तो ये ऐसा तो कोई नहीं है। बिल्कुल ये हालत, मुझे लगता है कि मतलब कोई जगह इनके बंगले में तो नहीं होगी। और इस देश में भी मैंने कहा ना कि अगर ये और रह गए, तो आपको आपके घर पर भी एक एक फोटो सप्लाई होगी कि ये मोदी जी की फोटो घर पर लगाइए, और नहीं लगाएंगे तो वो आपकी कोरिया में है नागरिकता ना वो, समाप्त कर दी। हाँ, उत्तर कोरिया नॉर्थ में है कोरिया ना। वाला करता है। हाँ,
उत्तर कोरिया में है, आपको किम वो घर पे रखनी पड़ती है। किम किम जोंग इल सुंग उन और करते फिर हैं। उनके पिता और उनके पिता तीनों की रखनी पड़ती है हाँ, फोटो। वो सब वही करते हैं। हाँ, हाँ, वो यहाँ भी हो सकता है। नहीं तो आप ऐसा नहीं बिल्कुल, सोचिए, यहाँ भी हो सकता बिल्कुल। मयूर भाई, मैं आपसे समझना चाहता हूँ जी, कि जो जिस तरह से हम लोग तो देख रहे हैं 2014 से, जी, है ना? और जी। अमित शाह जी जब से आए हैं और केंद्र गृह मंत्री बन के, हुँ, तब से और देख रहे हैं कि दोनों जो है मिल कर के पूरे देश में एक ही काम कर रहे हैं, चुनाव, चुनाव, चुनाव जी, प्रचार। जी, जी, और चुनाव प्रचार में भी जो उनका पूरा का पूरा जो विषय होता है, जिस पे जी, वो बात करते हैं, वो हिंदू मुसलमान और अपनी तारीफ। मोदी जी की वजह से ये हुआ, मोदी जी की वजह से जी, हुआ। आप लोग तो बहुत लंबे समय से झेल रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो क्या ये मोदी जी के बाद आना चरण शुरू हुआ है इस तरह के कार्यक्रम, या बीजेपी का पहले से नहीं, ये पहले सब नहीं था? था, हुँ, पहले नहीं था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 95 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने और शंकर सिंह, वो सब वो है कानपुर, आप सब जानते हैं कि कैसे वो शंकर सिंह ने फिर रिबेल किया और उसमें नरेंद्र भाई की भूमिका क्या है, उसके मेरे पास ऑन रिकॉर्ड बयान सिर्फ मेरे पास है, हुँ, दोनों के। अच्छा। केशुभाई पटेल के भी रिकॉर्डेड बयान और सिर्फ मेरे पास है। मैं मतलब आई एम फॉर्च्यूनेट इनफ कि वो दोनों ने मेरे से वो बात की जो ऑन कैमरा रिकॉर्ड है कि नरेंद्र भाई का रोल क्या था उस पूरे रिवेल में, और शंकर सिंह नाराज हुए उसके पीछे, नरेंद्र भाई मोदी साहब का रोल क्या था। खैर, तो तभी कोई ये एरोगेंसी नहीं थी, ये जो अच्छा, और ये आत्मश्लाघा और ये जो व्यक्तिवाद वाला मामला हम जो देख रहे हैं ना, 2000 वो 2002 से शुरू, हुँ, वो उससे पहले भाजपा में नहीं था। तो जो भाजपा के वहाँ के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो गुजरात का समाज है, क्या उनने कभी टोका नहीं कि ये क्या कर रहे हो? नेताओं ने कुछ बोला नहीं? अब ये आपने ये अब मैं बताना, अब शॉर्ट में बता रहा हूँ, विषयांतर तो नहीं होगा ये क्या? नहीं, 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 बिल्कुल बताइए। अच्छा, देखिए ऐसा बतलाइए, है। डिटेल बतलाइए। अच्छा, ऐसा है, देखिए, हुँ, इन्होंने ये जब आए तब उनको शासन का कोई अनुभव नहीं था। शासन तो अब भी नहीं कर रहे, वो तो सवाल तो आज भी मैंने पूछा है वो। हुँ, लेकिन सवाल ये है कि उनको ये नहीं पता कभी, भाई ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़े थे ना भाई साहब। हुँ, ये कभी पंचायत के चुनाव तक नहीं लड़े थे और सीधा जो है पैराशूट से उतर कर आके बन गए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। हुँ, और तो पता अब होना चाहिए ना कि भाई सरकार कैसे चलती है, हुँ, हुँ, और आप जब आके बैठे हैं तो आपके आसपास आपके बहुत सीनियर लोग हैं हुँ, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। भाई आपने केशुभाई पटेल को तो आपने जो है वो हटा दिया, लेकिन फिर आपके पास सुरेश मेहता है, काशीराम राणा है ना, और शंकर सिंह वाघेला सामने चले गए थे, लेकिन बड़ा बड़ा बड़ी एंटिटी थी वो। और पार्टी के अंदर फिर अशोक भट्ट, बहुत बड़ा नाम, है ना, च्यवन भाई शुक्ल, ये भी बहुत बड़ा नाम, आत्माराम पटेल, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग जो हुँ, उनके काफी सीनियर, नलिन भट्ट बड़ौदा वाले, हुँ, है ना, हरेन पंड्या अहमदाबाद में एलिजाबेथ से जो थे, वो सब गोवर्धन झड़फिया, मतलब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में तो वो भी उनसे बड़े सीनियर थे। जब दंगे हुए थे हुँ, हुँ, वो गृह राज्य मंत्री थे। तो हिरेन पंड्या। नहीं, हुँ, हरेन पंड्या नहीं, जब दंगा हुआ तो गोवर्धन झड़फिया गृह राज्य अच्छा, मंत्री थे, अच्छा। और हरेन पंड्या उससे पहले केशुभाई के टाइम में वो गृह मंत्री रह चुके थे। हुँ, तो ये सब बहुत, मतलब मैं और भी नाम दे सकता हूँ काफी। तो सब उनसे सीनियर लोग थे पॉलिटिक्स में, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में। तो जब ये आए तो इनको, अब ये सब जो है वो कैसे इनका बात मानेंगे? ठीक है, संगठन में काम कर रहे थे सालों से, फिर संगठन में पर्दे के पीछे जो है संचालन बैठ के करना अलग बात हो जाती है। जब आप चुनावी राजनीति में आ जाते हैं तो फिर आपको वो अलग मामला, पूरी वो टसल अलग सी हो जाती है, आप जानते हैं, दर्शक भी समझे। तो उन्होंने क्या किया, शुरुआत में आते ही पहले 3 साल में ये काम किया। सबसे पहले जो ब्राह्मण काफी कम लेकिन मजबूत लीडर थे ब्राह्मण कम्युनिटी के, उनका पत्ता काट दिया, नलिन भट्ट का पत्ता काट दिया, हरेन पंड्या तो चल बसे, आप जानते हैं, अशोक भट्ट को बिल्कुल दबा दिया, नलिन भट्ट को भी दबा दिया, और भी कुछ दो तीन चेहरे, चिमन शुक्ल ऑलमोस्ट रिटायर्ड से कर दिए गए, है ना। तो वो पहले, क्योंकि वो उनको लगा कि ये थिंक टैंक है, ये सोचते हैं और फिर उस पर जो अमल होता है वो पटेल पाटीदार लोग करते हैं। तो पहले जो है वो ब्राह्मण जो थोड़े बहुत सबल नेता थे, उन सबको उन्होंने ठिकाने लगाया। उसके बाद उन्होंने 2005 तक में जितने भी पाटीदार जो मजबूत लोग थे उन सबको ठिकाने लगाया। दर्शकों को बताना चाहूंगा, 2005 के अंत में एक लोकल बॉडीज इलेक्शन आना था गुजरातपुर में, और उस समय केशुभाई पटेल के
गुप्त आशीर्वाद से गोवर्धन झड़फिया ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। और वो सब पाटीदार थे, है ना, जिसमें ज्यादातर पाटीदार थे। सिद्धार्थ परमार भी थे, सुनील ओझा भी थे, जो काफी साल बनारस रहे, उनके वापस उनके साथ जुड़ के फिर उनका देहांत हो गया। गोवर्धन झड़फिया, सिद्धार्थ परमार, सुनील ओझा, बाबू उधाड़, बालू तंती, बेचर भादानी, ये लिस्ट है। राकेश राव, है ना, बीमल भाई थे, ये सब लोग थे, पर पाटीदार ज्यादा थे उसमें। तो इन लोगों ने कहा कि हम इसको हराएंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने उस समय पहली बार, मेरी समझ ये है कि उस व्यक्ति ने पहली बार सत्ता की जो जो गाड़ी चलती है ना, उसमें जो क्लच होती है, जो क्लच दबाएंगे तो गियर पलटेगा और नहीं पलटेगा, बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो गियर कैसे बदला जाता है सत्ता की क्लच का इस्तेमाल करते हुए, वो पहली बार उन्होंने किया। वो चुनाव मैंने बहुत करीब से कवर किया, बहुत करीब से, एकदम, मतलब उनके साथ, उनके काफिले में रह के ऑलमोस्ट मैंने वो कवर किया हुआ है। मैं उस समय इंडिया टीवी में था, और अजय शर्मा जी ने हमको कहा था कि तुमको यही करना है, कवर करना है। कहा था कि मोदी साहब जो है, अगर सरकारी फंक्शन में जाएंगे तो आप जाएंगे, अगर वो पार्टी के फंक्शन में जाएंगे तब भी आप जाएंगे, अगर वो निजी फंक्शन में कोई जाते हैं तो भी जाएंगे, तो भी आप जाएंगे। तो कुछ 5-6 महीने ऐसा सीन था हमारा कि हम तो मतलब थे ही वहीं, मतलब मोदी जी के साथ चिपके ही रहे ऑलमोस्ट। हाँ, तो सीन ये हो गया था कि सूचना विभाग, माहिती, जो हमारे यहाँ माहिती विभाग कहते हैं, हिंदी में सूचना जनसंपर्क, तो गुजरात का जो वो था, उनके जो जगदीश भाई ठक्कर थे, अब तो वो भी नहीं रहे, वो भी दिल्ली चले गए थे उनके साथ, अब तो देहांत हो गया उनका। तो वो हमको फोन करके कहते थे कि तुम हो ना, तो उसमें डीवी टेप चलती थी, आपको याद होगा। तो कहते तुम हो ना, मैंने कहा हम तो है ही है, नौकरी कर रहे हैं भाई। तो बोले वो ट्रांसफर दे देना। अच्छा, हाँ, तो सूचना विभाग हमसे ट्रांसफर लेता था, क्या ये हाल था हमारा। तो हमने वो बड़े वो चुनाव बड़े करीब से कवर किए, 5-6 महीने का। तो उन्होंने उसमें वो क्लच का इस्तेमाल करते हुए वो सिद्ध कर दिया कि वो कैसे भी करके जीत सकते हैं, कैसे भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पाटीदार रिबेल खड़ा हुआ था, और बाद में साथ में बाकी सबका, जिसमें राजेंद्र सिंह राणा भी थे भावनगर के, और भी लोग थे, ये सब जो है उनको ठंडा कर दिया। और उसके बाद उन्होंने धीरे 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 2005 से 7 तक वो एक ऐसी एंटिटी बन गए गुजरात के अंदर, जहां लोगों को ये लगने लगा कि इस आदमी का विरोध करेंगे तो हम नेस्तो नाबूद हो जाएंगे पॉलिटिकली। लेकिन मयूर भाई, हमारे साथ सुरेंद्र भाई साहब जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जो है केवल इसके लिए रखते हैं कि प्रेम थोड़ा ठीक लगे, हम लोग फिर ये हो जाते हैं। हाँ। सुरेंद्र भाई साहब, आप हैं और लगातार आप सुन ही रहे हैं, हम आपके पास आते हैं, लेकिन वापस हम जरा एक बार एक और सवाल कर लेते हैं मयूर भाई से। हाँ, आपके पास आते हैं और आप मयूर भाई। ठीक है, आप हाँ कुछ कह रहे हैं सर? कुछ बोल रहे थे भाई साहब? नहीं, मैंने कहा फुल स्क्रीन पर आप रहिए, मैं भाई साहब आप कुछ बोल रहे थे? मैंने कहा आप फुल स्क्रीन पर रहिए, मैं कोई दिक्कत नहीं जी। तो मयूर भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है, मोदी का अपना हो सकता है, जैसा एक आपने कहा कि सरकार चलाने का उनके पास पहले अनुभव नहीं था जी, प्रचारक थे जी, वो संघ के प्रचारक थे, और संगठन में फिर जनरल सेक्रेटरी बने, फिर वो बीजेपी में लाया गया और प्रचार ही उनका मेन केंद्र, हाँ, प्रचार मंत्री के तौर पे। और जो जिस तरह से आप नौकरी किया और आपने उनके साथ लगातार दिन रात लगे रहे, फिर थक के हमने रिजाइन कर दिया। अच्छा, हाँ, हमने कहा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो आपने नरेंद्र मोदी को बहुत करीब से देखा होगा जी, क्या आपने उनमें गुण पाया? हम इसी पे बात करें, पहले गुण पे बात करें। गुण है उस आदमी में, हाँ, क्या नहीं ऐसा नहीं है वो, एक तो मेमोरी उस आदमी की बड़ी शार्प है। अच्छा, हाँ, मेमोरी बड़ी शार्प है, और गुण ये है कि मोदी साहब को इस बात का वो स्ट्रीट स्मार्टनेस है उनमें, और वो गजब की है। जनमानस को कैसे सहलाया जा सकता है, और सिर्फ जनमानस नहीं, अगर आप वन ऑन वन भी मिलेंगे उनसे, व्यक्तिगत रूप से अगर आप गए, एक व्यक्ति गया, 2 व्यक्ति गए, आपको बड़ी, मतलब मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं, ये जो आपको बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जब आप इनको मिलते हैं ना, ये सुनते हैं, बोलते कम, उस वक्त नहीं बोलते हैं। मतलब कोई आके अगर 10 मिनट बोल गया, 15 मिनट बोल गया, वो सुनते रहेंगे, वो आदमी उस समय नहीं बोलता। ये जो रैली में हम देख रहे हैं सर, हमको लगता है कि वर्बल डायरिया होगी इनको, लेकिन वहां जब वो निजी रूप से किसी को मिलते हैं
तो वो सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, बोलना कम पसंद करते तो एक बात और बताइए आप, हैं। हाँ कि जब उन्होंने, आपने कहा कि पूरी ब्राह्मण लॉबी को या जो पुरानी जो लॉबी हाँ थी हाँ, उसको हटाया, हटा तो मैं देख रहा था कि जो है प्रवीण तोगड़िया जी बता रहे थे, कहानी अपनी सुना रहे थे कि मेरे पीछे मैं स्कूटर चलाता ऐसे था, तो बहुत लोग मिलेंगे पीछे आपको, बैठे थे, है ना? ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। हाँ, अच्छा। और किस तरह से प्रवीण तोगड़िया और तमाम लोगों को किनारे किया उन्होंने, प्रवीण तोगड़िया को तो जानपरा बनी थी वो जान तो। पर रोया था उन्होंने, हाँ, रोए थे वो स्क्रीन पर आकर के। जी अब ये बताइए कि आरएसएस ने कैसे बर्दाश्त किया उनको, या पूरी बीजेपी ने कैसे नहीं, बर्दाश्त ये हो गया ना कि अब ये जैसे साथ में और भी तो घटनाएं घट रही थी ना भाई साहब। किया? भाई हरिन पंड्या का एनकाउंटर मतलब कत्ल हो गया, हम्म, ठीक है, और उसके तुरंत उसके दूसरे ही मतलब अब सुनिए देखिए ना, अक्षरधाम पे हमला हो जाता है। अब कुछ कुछ महीने बीत जाते हैं तो आपको वो एनकाउंटर का सिलसिला शुरू होता है भाई साहब। वो आपको तो कुछ 3-4 प्रचलित एनकाउंटर ही आपको सबको याद होंगे, हम्म, लेकिन कुल मिला के 21 हैं जो 2003 से शुरू होते हैं। वो एक भावनगर का लड़का था, अरे नाम भूल रहा हूं मैं उसका, उसको मैंने बहुत डीपली कवर किया था उस लड़के को। भावनगर का लड़का हमारे, और नौकरी करने के लिए गया था मुंबई। हम्म, मुंबई में किसी कोई गैंगस्टर था जो आज भी वो है वहां पे। अच्छा। हाँ, अब वो मुझे थोड़ा पुराना रिकॉर्ड चेक करना वहाँ पड़ेगा। गौली हो सकता ना है, ना गौली नहीं, वो परवेज था उसका कोई नाम, अच्छा। परवेज परवेज कोई था, हम्म, जो परवेज था वो दाऊद से उसका नाम जुड़ा हुआ है। अच्छा। और कुछ मतलब हाँ, वहाँ गैंग तो मतलब दाऊद हाँ का गैंग था, या छोटा राजन का गैंग हाँ, था, या अरुण गौली थे, पूरा नाम मुझे यही तो याद नहीं थी। आ रहा, पूरा नाम याद नहीं आ हम्म, रहा। अब वो जो है उसके साथ भी उसका नाम जुड़ा है। वो लड़के को जो मतलब एक बार से उसको कहीं जुआ खेलते हुए भावनगर में उस पर केस हुआ था, हम्म, ऐसा ही कुछ था। हम्म, मतलब जिसको एनसी केस कहते हैं, एडी केस कहते हैं, ऐसा मतलब ज्यादा कुछ नहीं। नॉन कॉग्निजेंस। हाँ, हम्म, तो वो लड़का जो है नरोडा इलाके में उसका एनकाउंटर हो जाता है अचानक से। उसके पास से जो कट्टा मिलता है उसमें जो जो बुलेट है वो अलग कैलिबर की, आप हम्म, समझ रहे हैं। हम्म, तो वो बड़ा एक सादिक जमाल मेरे ख्याल से उसका नाम था, हम्म, सादिक जमाल, अगर मैं ठीक से मुझे याद है, हम्म, सादिक जमाल एनकाउंटर। फिर वो दूसरे दो जो पठान लड़के थे अहमदाबाद की, हम्म, उनका वहां हो जाता है ये हमारे पांचकुआ इलाके के आसपास में। हम्म, तो क्या हुआ कि डर का माहौल भाई साहब शुरू हो गया बनना, ओ। लोग मर रहे हैं और यूं मर रहे हैं। फिर तुलसी और सोराबुद्दीन तो रिश्वत तो वो तो बाद में आए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ उससे, हम्म, कि एक तो उन्होंने किया कि मुस्लिमों के साथ उन्होंने अपना रखा एजेंडा, जी कि मुसलमानों को कैसे दबा के रखा जाए, और दूसरा साइमल्टेनियसली ये भी किया कि उनकी पार्टी के, उनके संगठन के लोग भी दब के रहें, डर के रहें, कोई उनके खिलाफ बोले नहीं, नहीं और एक तरफा अब जो वो चाहे वो करे, कर, कि अपनी पार्टी में भी सबसे मजबूत व्यक्ति वो रहे, और सोसाइटी के स्तर पर हिंदू मुसलमान जो मेन एजेंडा है संघ का या जो बीजेपी का, उसमें भी लगे कि यार यही आदमी है जो बदलाव ला सकता है, यही बाकी आदमी। एक बहुत बड़ा मिथ है, हम्म, ये जो हिंदू हृदय सम्राट अब सब कहते हैं ना, मतलब एक तरह से वो छवि उनकी बनी हुई है। और दूसरा एक ये छवि बनी हुई है कि गुजरात में तो मतलब वो सब सबके हृदय के राजा हैं। हम्म, ये बड़ा मिथ है, हम्म, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। 2002 का जो चुनाव जीते गोधरा दंगों के बाद, गोधरा के बाद जो पोस्ट गोधरा जो राइट्स हुए, हम्म, मुझे अगर ठीक से याद है तो वो उतने उस माहौल में जो कि काफी पोलराइज था, काफी डिवाइडेड था। अगर मुझे ठीक से याद है वो 121 सीटें जीते थे हम्म, आउट ऑफ 182। 2000 जो पिछला इलेक्शन था। फिर सात आया, 2002 के अच्छा, बाद हाँ, सात आ सात जाता है। है। इनकी सीटें कम होके 121 से हो गई 117। तब तो वो अपने आप को विकास पुरुष साबित करने की होड़ दौड़ में लग चुके थे। तो आपको याद होगा वो इंडिया टुडे ने अचानक से शुरू कर दिया कि देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है वाला वो कॉन्क्लेव हाँ, शुरू हो हाँ, गया था, हाँ, हाँ, जो लगातार फिर 4 साल मेरे ख्याल से वही रहे थे। हम्म, तो वो सब उनका ब्रांडिंग वगैरह सब हो गया था, हम्म, शुरुआत सब हो चुकी थी। लेकिन वो सीटें 121 से घट के हो गई 17, 117, 117, और 12 का इलेक्शन भी जो है वो और 2 सीटें कम हो गई। 112 पे आ गए। नहीं नहीं, 115 पे आ गई। सॉरी, 15। तो गुजरात की जनता ने वो जब मुख्यमंत्री रहे तो हालांकि उनको जो सीटें दी वो कम
होती गई, वो बढ़ी नहीं कभी उससे। तो ये 156 तो बहुत बड़ा झोल है, तो मैं तब से कह रहा हूँ ये संभावना की है, झोल है पूरा का पूरा। ये तो मैं तब से कह रहा हूँ झोल है। हम्म। 13.5% वोट बढ़ते हैं भाई साहब। नहीं, सवाल नहीं उठता। और वो जब लगातार एंटी नहीं कैंपेन्सी नहीं, है। अरे भाई ईवीएम में पड़े पड़े, अच्छा, बड़े बढ़ गए। और अहमदाबाद और बड़ौदा जिले के दोनों, मतलब कुल मिला के समझ लीजिए कि 31 के 35 के आसपास कंस्टिट्यूंसी तो वही है। कोई भी कंस्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है, जब मैं उस समय एनालिसिस किया था मैंने, कि जिसके वोट 6.5% से ज्यादा बढ़े ना हो, मतलब उससे ज्यादा ही बढ़े। और अहमदाबाद और बड़ौदा जिले के अगर वोट सीट्स देख ली जाए, तो उसमें तो 13.5 14.5% वोट बढ़े। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी तो के जो अपोजिशन के लोग हैं, हाँ, उनने इस पे कभी सवाल नहीं वो सब, मुझे उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं, वो सब नहीं। एक थैली के चट्टे बट्टे। वो बतौर गुजरात का नागरिक होने के नाते तो मुझे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि आप देखिए आपके अहमद पटेल साहब जब तक जिए क्या किया, आपके रौनक गुप्ता जो आपके मुख्य प्रवक्ता रहे, आपके आईटी सेल के हेड रहे, उनके किसके साथ भागीदारी में बिजनेस चलता रहता है। आज की तारीख में आपके जो कांग्रेस के प्रदेश के नेता है, उनके बिजनेस किस किस के साथ चल रहे हैं, क्या ये इनका आला कमान जो है हाईकमान नहीं जानता है क्या? सब जानते हैं। अब आप नहीं बदलना चाहते हैं, तो भी प्रदेश की जनता आपको जाके वोट कर रही है, और आप 80 से ज्यादा लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं। आप चाहे एमएलए पकड़ लें या एमपी पकड़ लें या कोई नेता पकड़ लें। इसकी वजह क्या? इसकी वजह यही है, या तो आप धन से लालच आपको है, या आपका कोई डरते हैं, या आपको डर लग रहा है। सबके उनके पास। मैं आता हूं इनके पास, फिर आप जो है एक सवाल करेंगे। सुरेंद्र भाई साहब, जो ये बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, तो कवर किया इन्होंने लंबे समय, नरेंद्र मोदी जी को पूरे तौर पे जानते हैं, और कह रहे हैं कि जो सुनते बहुत हैं, वो तो ये जो बता रहे हैं कि सुनते हैं, आप गए तो सुनते हैं, लेकिन अभी जो छवि है राष्ट्रीय स्तर पर कि वो सुनते नहीं किसी की, खाली सुनाते हैं, अपने मन की बात करते हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पे आए नरेंद्र मोदी, तो वो बोलने हर जगह बोला, जहां नहीं बोला जाना चाहिए वहां भी बोला। लेकिन एक और गौर कीजिए कि पूरे तौर पे उन्होंने, जो प्रचार मंत्री थे या संगठन में आए, आरएसएस के प्रचारक के तौर पे थे, तो उन्होंने एजेंडा ही लिया कि खाली हमको अपना प्रचार करना है और कुछ नहीं करना है। जो इन्होंने कहा, एक आपसे सवाल किया था पहले कि शासन कब करोगे, आप जो है लगातार चुनाव 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 चुनाव। पर वो नहीं करना है उनको नहीं करना है, क्यों? अरे उनको मजा किस में आता है पता है आपको? देखिए गुजरात का देख लीजिए, गुजरात में जो काम उन्होंने हकीकत में जमीनी स्तर पर किए, वो काम कौन से हैं? वो सब ब्यूटिफिकेशन के काम है, सौंदर्यीकरण के काम। वो सरदार की मूर्ति बनाना जब तय किया तो बन गई, वो बन गई, है ना, वो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में बन गई। वो जब रिवर फ्रंट बनाना था, तो रिवर फ्रंट जो है साबरमती का रिवर फ्रंट बन गया। अच्छा, उन्होंने वो बीच में गौरव पथ लाए थे कि हर नगर पालिका में 1 रोड एक समान सा होगा, मतलब वो फासिज्म वाली सोच कि यूनिफॉर्म एक होना चाहिए। विविधता खत्म करो, नहीं, मतलब वो बोर्ड का कलर एक, दुकान का कलर एक, उसमें लगे हुए कलर जो है समान, और उसमें आपका फॉन्ट एक समान, हर चीज एक समान। तो उनको इस तरह देखिए ना, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं भाई? वो फोर्स का, मिलिट्री का यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? उनको बस, मतलब आप ये बताइए कि वो कैसे पहन सकते हैं? भाई वो कोई मिलिट्री रिजीम के सरगना थोड़ी हैं। वो देश में जो बार बार वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उस लोकतंत्र के चुने हुए, अब तथाकथित रूप से कहता हूं मैं, वो चुने हुए मैं नहीं मानता, लेकिन वो कैसे भी करके हैं, तो वो चुने हुए कहे जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। वो मिलिट्री का वो यूनिफॉर्म कैसे पहन सकते हैं बताइए? वो आदमी जो है वो उड़ता है, वो मिग में, वो किस में उड़ा, वो कौन सा मिग में भी फाइटर था वो, फाइटर प्लेन, और वहां भी वो वेव करता है। किसको करता है? तो जो बगल में वो प्लेन उड़ रहा है उसको वेव करता है। हाँ। अरे भाई क्यों कर रहे हो ये सब? मतलब उनको क्या है, दृश्य अच्छा होना चाहिए, हाँ। चीजें मतलब इतनी अद्भुत और भव्य दिखनी चाहिए। ये आप भाई, आप लोग तो उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, ये राम प्रकाश जी का फोन ले लूं मैं? ये जरूरी फोन है, एक सेकंड लेता हूं। हाँ, राय साहब, हम लोग एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, ये हम लोग का प्रोग्राम है। खैर, मैं सुरेंद्र भाई साहब, मैं आपके पास, तो मैं इसको खत्म कर। अच्छा, हाँ। तो इनको आप देखिएगा, इनको रुचि किस चीज में है? रुचि इन सब चीजों में है जहां पे वो नयन रम्य दृश्य हो, तामझाम दिखे,
अच्छा, क्यों ये हरा पर्दा लगाते थे जब विदेश का कोई आता है? हाँ, ढक देते थे। उनको वो नहीं, उनको सुंदरता चाहिए, हम्म, उनको हर चीज जो है वो एकदम अद्भुत दिखनी अच्छी चाहिए। वो भारत मंडपम बना दिया ना वहां पे, फिर वो कैसी बनती है उससे मतलब नहीं, वो उसमें पानी गिरना शुरू हो जाएगा, टपकना शुरू हो जाएगा, नए संसद भवन में हो जाएगा। रेल वंदे भारत दिखती कैसी है? देखिए, वो दिखती है ना, मतलब बुलेट ट्रेन जैसी दिखती है, हाँ, हाँ, लेकिन वो है क्या? नहीं, नहीं तो उनसे वो उनको वो मतलब नहीं है कि वो है कि नहीं, लेकिन दिखनी वैसी चाहिए। तो ये जो दिखावा है ना, उनका दिखावे फोकस, वाले हाँ, व्यक्ति। उनका वहां पे फोकस है। मैं सुरेंद्र भाई साहब, मैं आपके पास आता हूँ। जो ये बड़े स्पष्ट तौर पे बताया है जो मयूर भाई ने, कि दिखावे वाला चीज चाहिए। आपकी आवाज अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, मैं उसी पर आता हूँ, आप लोगों को जाना भी है। तो मैं मनोविज्ञान का छात्र रहा हूँ। हाँ, ये बढ़िया है। मनोविज्ञान का विषय है कि उन्होंने जिंदगी में कभी कुछ मिला नहीं, और जब मिल गया है तो हर सुख भोगना चाहते हैं। वो मिलिट्री मैन भी होना चाहते हैं, वो हीरो भी होना चाहते हैं, वो नेता भी होना चाहते हैं, वो गुंडे भी होना चाहते हैं, वो बदमाश भी होना चाहते हैं। एक होता है आदमी का कैरेक्टर। आपको याद है, एक एक पिक्चर फिल्म आई आई थी, थी राजा बाबू। हाँ, एक पिक्चर राजा आई थी बाबू सुरेंद्र भाई पिक्चर साहब, आई राजा थी। बाबू। हाँ, हाँ, गोविंदा की। उसमें वो जो अपना हीरो था, क्या नाम है, गोविंदा, हीरो जो था, गोविंदा। गोविंदा, गोविंदा। गोविंदा दिखे ना, तो अपने कमरे में हर ड्रेस के फोटो खिंचा के रखे थे। ये उनका एक मानसिक स्तर है। इसीलिए हम उनको कहते हैं ये प्यासी आत्मा है। इसको जितना भी पानी पिलाओगा, लेकिन अंत में प्यासी रहे। बस इससे ज्यादा फोटो किसी की लग सकती है कि कोविड पर जो सर्टिफिकेट मिलता था, उस पर भी उनकी फोटो थी। इंजेक्शन हमने लगवाया, फोटो उनकी। भाई उनकी क्या वजह से मतलब? लगवाया। हाँ, इंजेक्शन हम लगवाते हैं ना, और 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 वो फोटो ये उनकी भी लगती कहना है। नहीं, वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि कोविड का वायरस जो है वो आपको दिखता नहीं है। देखो ये दिख रहा है, कोविड का वायरस और दिखा नहीं ना, लेकिन लेकिन आप ये देखिए दिख रहा है। उनका मैनेजमेंट देखिए कि अभी वो नाइजीरिया कहीं गए हुए हैं, जहां उनको सम्मानित किया जाना है इस देश में कोविड के अच्छे मैनेजमेंट के लिए। जबकि हाँ, हमको आपको मालूम है कि कैसे लोग मरे हैं मच्छरों की तरह। हमारे यहाँ तो पूरी लखनऊ दुनिया, में नहीं भाई मतलब साहब, शमशान घाट पूरी पे पर्दे लगाए पूरी गए कि दुनिया देखने को न मालूम पाएंगे। है, भाई साहब पूरी दुनिया को मालूम है कि दुनिया में जितने लोग मरे, आधे लोग हिंदुस्तान में मरे। भले संसद में एक नहीं मरे पाए गए कि बिना इलाज के कोई नहीं मरा, हाँ, लेकिन सच ये है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में आधे लोग मरने वाले जो थे, आधे हिंदुस्तान के थे। ये सच है, और हम सब ने देखा कि अभी किस तरीके से लोग जो आज ही है। आज ही आज ही आज ही मेरा ख्याल हो नाइजीरिया कहीं उनका सम्मान होना है, इसीलिए अरे कि उनका कोविड तो मैनेजमेंट उन्होंने सबसे बढ़िया। वो जो डोमिनिका करके कैरेबियन आइलैंड है ना, वो एक कंट्री है जो हाँ, अपने ऑफशोर हाँ, ऑफशोर ऑफशोर बैंकिंग बिजनेस के लिए जाना जाता है। वो भी उनका सम्मान अच्छा करने अच्छा, वाला है, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान करेगा उनका। हाँ, हाँ, वही सम्मान करेगा। तो सम्मान कोई भी हो, जैसे कुछ लोग, कुछ नेता होते हैं, वो दिन भर सम्मान के भूखे रहते हैं। तो आप उनको किसी मोहल्ले में बुला लीजिए, किसी काम में बुला लीजिए, वो हमेशा हाजिर रहते हैं। तो वो एक इनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मैं कर सकता हूँ। वो प्यासी एक और आत्मा है, विश्लेषण कीजिए बहुत सुरेंद्र अच्छी भाई साहब, आत्मा। एक और विश्लेषण कीजिए। समय कम है, इसलिए हम थोड़ा सा, आप दो सवाल पे आपके पास आना चाहते हैं, फिर एक सवाल मयूर भाई से करेंगे। ये बतलाइए कि ये कौन मनोविज्ञान, ये तो उनका मनोविज्ञान तो समझ में आता है कि उनके अंदर उनको कुछ मिला नहीं, तो आप सब पाना चाहते हैं, राजा बाबू हैं एक तरह से। लेकिन आम आदमी जो है, जो उनको वोट दे रहे हैं लोग, या उनके पीछे जो पूरी बीजेपी लगी हुई है, पूरा आरएसएस लगा हुआ, पूरा मीडिया लगा हुआ है, वो कौन सा मनोविज्ञान है? वो क्यों भक्त बने हुए हैं? देखिए, आरएसएस का मनोविज्ञान समझिए। उनके 100 साल पूरे होने वाले हैं, और उनको सत्ता सुख इतने स्तर पर कभी नहीं मिला। पूरी आरएसएस अब मोदी जी की गुलाम है। मोदी जी ने आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं को बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठा करके करप्ट कर दिया है। मैं ऐसे बहुत से नेताओं को इसी शहर में जानता हूं
जो साइकिल से चलते थे आज फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, सबको करप्ट कर दिया। ये उनके, देखिए ये राजा का एक तरीका होता है कि जो भी लड़ने वाला उसको करप्ट कर दो तो आधा तो ये ऐसे ही बिक गया। यहाँ हम लोग जब इस पार्टी दफ्तर में कोई बीजेपी में जाते तो हालत ये होती थी कि चाय नहीं आ पाती थी, तो हम लोग कहते अरे छोड़ो यार, भाजपा कार्यालय में चाय की जरूरत है, हम जा रहे हैं। अब आप जाइए वहां देखिए साहब, बाकायदा सब ऐसा लगता है जैसे राजा महाराजाओं का ऑफिस है, इनसे बढ़िया ऑफिस तो किसी के नहीं, जितने बीजेपी में। एक दूसरा देखिए, हमारे देश में क्रांति का कोई इतिहास नहीं है। छोटे छोटे गुटों में कभी कुछ हो गया, बट ओवरऑल बड़े पैमाने पर क्रांति का कोई इतिहास नहीं है। हमारा देश जो है वो जिस ढंग से राजा महाराजा और एक जो आम आदमी की सबसे बड़ी बात थी कि मालिक, आज भी मानसिकता आप जो कहते हैं ना, वो काम करके अपने काम के पैसे ले रहा है, लेकिन जब हम उसको शाम को पैसे देते हो कहता मालिक आपकी कृपा बनी रहे, और मालिक आप बहुत अच्छे हैं। भाई क्यों कहना चाहिए, भाई हमने आपने काम किया, हम पैसे दे रहे हैं नहीं। और अगर कहीं हमने उसको मजदूर को ये कह दिया अब तुम चिंता न कर, तुम्हारे लिए हमने खाना न, और जैसा हम लोग करते हैं आदत है, भाई कोई काम करने आ रहा है तो जो भी खाना बन रहा है उसको शेयर जरूर करते हैं। और वो ऐसा मतलब हम लोग उन्मुक्त हो जाता कि अरे मालिक आपकी कृपा से देखो ये कपड़े आपने दिए थे। ये इस देश का एक सामान्य चरित्र है, उसको पकड़ा मतलब मोदी आप जो कह रहे हैं कि ये ने। जो हाँ सामंतशाही मानसिकता, फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी की बात कर रहे हैं आप जी। हाँ वही। और उसको मोदी ने पकड़ा, ये जो राशन देने का काम शुरू किया, हालांकि ये योजना मनमोहन सिंह की है, वो उसको लागू नहीं कर पाए, लेकिन जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, वो महिलाएं आपस में बात करती हैं कि कैसे हो, लेकिन मुदिया जो हमका भूखा न मरा देता, क्योंकि उनके लिए तो जिंदा रहना अपने आप में बड़ा भारी काम है ना। ये तो लोकतंत्र, ये सब हमारी चिंता है, उसकी चिंता नहीं उस आदमी की। उसकी नहीं तो चिंता है कि 2 एक वक्त की और बात रोटी। बताइए, एक और बताइए भाई साहब, जब उसकी चिंता ये नहीं है, लेकिन जो हम वापस वो वीडियो दिखाते हैं, बड़ा कारुणिक वीडियो है ये वीडियो, जब चलता है इस तरह की स्थितियां जब देखते हैं लोग, तो क्या सोचते हैं? बच्चा नहीं मिला, बच्चा के नहीं मिला। जब इस तरह के वीडियो आते हैं, इस तरह का जब मंजर सामने आता है गांव में, शहर में, जहां कहीं भी, तो क्या सोचते हैं लोग? देखिए सोचते हैं, लेकिन वो तात्कालिक होती, क्षणिक होती है। जब किसी की डेथ हो जाती है और हम शमशान घाट में शव लेके जाते हैं, तो 1 घंटे तक हर आदमी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, यार जीवन में कुछ नहीं रखा है, हम भी किसी दिन ऐसे ही मर जाएंगे, हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, और जैसे ही वहां से लौटता फिर उसी काम में लग जाता है। ये तात्कालिक वो होता है, हम भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार हम कोई महिला रोते देख रहे हैं, एक्सीडेंट होता कुछ होता हम लोग देखते ही रहते हैं। देखो हमारे ब्रेन में 2 चीजें हैं, एक याद करने की शक्ति, भुलाने की शक्ति। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भुलाने की शक्ति आपके पास अगर नहीं है तो आप पागल हो जाएंगे। इसलिए अच्छा आदमी होने का मतलब ये है कि अच्छी बातें याद रखिए, बुरी बातें भूल जाइए। जिसको कविता में कहा गया कि बीती ताई बिसार के आगे की सुध ले। आगे ले। जी मैं आता हूँ भाई साहब, एक सवाल करता हूँ मयूर भाई आपके पास। जी आपने मोदी जी के साथ लंबा समय गुजारा, इस तरह के जब दृश्य हम लोग देखते हैं तो हमारी आंखें भर आती है और गुस्सा से मन जो भर जाता है कि क्या किया जाए, और ऐसे नेताओं को तो कूट देना चाहिए पकड़ के, ऐसा मन में भाव आता है जी। अब हम फिर चेतनावान है तो हमको लगता नहीं यार ये मारपीट सही नहीं है, ये कहना चाहिए कि इनको दिखाना चाहिए आईना की, देखिए ये क्या आपकी सरकार चला रहा है, आप चुनाव तो जीत रहे हो, लगातार चुनाव जीत रहे हो, लेकिन सरकार आपकी नहीं चल रही। अब जो शासन की व्यवस्था है, जो सरकार का मतलब है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। क्या इस तरह के दृश्य देख करके, एक तो बताइए कि क्या इस तरह के दृश्य वो लोग देखते हैं उतनी ऊंचाई पे पहुंच के, और अगर देखते हैं तो क्या उनके मन में चलता है? ये देखते तो हैं, जहां तक मेरी जानकारी और समझ है, देखते जरूर है। हर चीज ट्रैक होती है,
पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, जो खबरें जो भी टेलीविजन पे चलती है या जो अखबारों में छपती है, या जो हमारा ये हम लोग जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे हम लोग जर्नलिज्म करते हैं, वो हर चीज का ट्रैकिंग होता है, तो हर चीज जो है उन तक पहुंचती है, ये तो है। लेकिन क्या उसका असर होता है? नहीं, असर नहीं होता है, असर नहीं होता है। और वो मैं अपने अनुभव से मैंने जो देखा है इससे पहले भी, मतलब वहां भी, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ इसमें से ये ढूंढते हैं ये चीज कि अच्छा, इस ये जो त्रासदी हो गई, ये जो दुर्घटना हो गई, ये जो है ना, ये बच्चे मतलब जान चली गई, माँ बाप बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, छाती फूट रहे हैं, इस परिस्थिति का पॉलिटिकल फायदा कैसे उठाया जाए? ओह! इसमें भी फायदा है। हाँ, इसमें आपदा में अवसर। हाँ, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें से कैसे उठाया जाए। कहीं कहीं जो आप विपक्ष हमारा लाभ न ले। देखिए ना, जब मोरबी में वो पुल हादसा हुआ था, फिर 5-6-10 करोड़ का खर्चा हो गया था। मोदी जी वहां खबर पूछने के लिए जब आए थे, तब उसके 2 या 3 1 या 2 दिन के बाद वो आए थे वहां गुजरात में, है ना? हाँ, चुनाव का सर भी पे वक्त था, था। चुनाव सर पे था। वहां उन्होंने जो बात की थी वो सुनने लायक थी। हमने उस पर उस समय प्रोग्राम किया था पूरा। एक और चीज में मतलब ये है, आप देखिए ना, ये अभी हमारे यहाँ गुजरात में 2 दिन पहले की घटना है। ख्याति हॉस्पिटल नाम की एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में एक स्कैम बाहर आया कि भाई इन्होंने 19 लोगों को जो है वो बहला फुसला कर जो है बस में बिठा के कैंप किया, मेडिकल कैंप। उनमें से 19 को चुना, बस में बिठा के अपने अस्पताल अहमदाबाद लेके आए, और उनका पूछा कि आयुष्मान कार्ड है कि नहीं, बोले हाँ। तो 7 लोगों की तो एंजियोप्लास्टी कर दी, अरे बाप, स्टेंट डाल दिया बिना मतलब। हाँ, और उसमें 2 की जान चली गई। अच्छा, उसका जो कार्तिक पटेल करके जो ऑनर 3 में से एक जो बड़ा है, उसके भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध है। वो अभी बाहर है और बाहर से वापस शायद आएगा भी नहीं, ठीक है? और ये मामला दब जाएगा। ये मामला जो जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है जिसने ऑपरेशन किया, उसको पनिश करके ये मामला खत्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये अभी दब नहीं रहा, ये खुल रहा है कि भाई ऐसा पहले कब कब कर चुके हैं ये लोग। तो अभी वहां पे वो चीज अभी दब नहीं रही है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप ऐसे कोई भी काम को करना अगर नहीं चाहती है, ऐसे लोगों को ही अपने साथ रखना चाहते हैं जो कि सरेआम खुलेआम एक तरह की ये दबंगई हुई ना। ये क्या हुआ, मतलब आपने किसी, आपको पता भी नहीं है कि आपको जरूरत ही नहीं, आपको स्टैंड डाल दिया। क्यों? तो आयुष्मान कार्ड योजना पैसा निकाल लिया का जाए। जो पैसा निकालना है उसके लिए वो काम करते हैं। राजेश भाई बड़ा अच्छा करते हैं कि योजना का योजनाबद्ध तरीके से लूट। हाँ, तो अब अच्छा, तो ये तो मैं इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। आपने सोचा कुछ होता है क्या मन में? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और अच्छा, दूसरी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण समझ लें आप सब लोग, मेरी समझ बता रहा हूं मैं आपको। इनके लिए देश की, वो जब भी कह रहे थे दुबे जी हमारे कि भाई वो ठीक है देख लेते हैं, पर वो संवेदनहीन है, या तो लोग भी भूल जाते हैं। इन ऐसी सोच वाले जितने भी राजनेता हमने देखे, यहाँ देश में हो या देश के बाहर हो, मैंने हमेशा देखा है उनकी सोच जब भी समझने की कोशिश की है। इनके लिए ये जो लोग हैं, जो 100 करोड़ के आसपास, तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट ऐसे ही लोग हैं जो, हाँ, वो वही है ऑलमोस्ट। इनके लिए ये भेड़ और बकरी है, इंसान नहीं है। नहीं। और इसकी और व्याख्या समझिएगा कि भेड़ और बकरी, हम भेड़ चाल किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। किसको एक कहते गिरा हैं? तो सब गिरेंगे। एक जाएगा पीछे सब जाएगा, उसमें वो दिमाग नहीं है। नहीं। अच्छा, वो सोचने की क्षमता नहीं है कि जहां लेके चरवाहा लेके जा रहा है हमको, वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो चरवाहा जो आगे लेके चल रहा है, वो जहां लेके जाएगा, ये लोग वहां चलते जाएंगे। एक कुएं में गिरा तो सब गिर जाएंगे, यही कहानी। हाँ, ये कहानी। तो ये लोग ये मान के चलते हैं कि ये भेड़ और बकरी, और इनकी जान की कीमत है नहीं कुछ, नहीं। ये टूल है, ये एक तरह से एक साधन है जिससे वोट लिया जाए, खाली वोट लेने के साधन। ताकि उनकी अपनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, उसको पूरी करने का ये साधन मात्र है। इससे ज्यादा ये 100-125 करोड़ लोगों की उनके मन में कोई अहमियत नहीं है। और हम जैसे लोग जो हैं, वो हम सब तो अर्बन नक्सल हैं, तो हमारे तो वैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक छोटा सा सवाल, चूंकि समय भी हो रहा है, भाई साहब 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। आपसे ये लास्ट आपसे सवाल कर रहे हैं, हम प्रोग्राम खत्म करेंगे इसको यहाँ पे। ये बतलाइए कि ये आप तो बहुत सारे नेताओं से मिले, 50 साल से पत्रकारिता में,
और तमाम नेताओं से, बहुत सारे नेताओं से मिले आप। कुछ नेता जो चले गए स्वर्ग, कुछ नेता जो हैं, जो कुछ नेता आपके सामने बड़े हुए होंगे। स्वर्ग का पता है आपको? हाँ, पूछ रहे हैं स्वर्गीय कहाँ है? वो कहीं नरक में जगह नहीं है ना। पूछ रहे हैं मतलब। हाँ, तो ये बतलाइए कि ऐसे नेता जो कह रहे हैं ये कि भीड़ बकरी समझते हैं, क्या नेताओं में संवेदना बिल्कुल नहीं होती है? देखिए, मैं आपका छोटा सा उत्तर दे रहा, आप लोगों को जाना भी है। नेता के पास दिल नहीं होता, सिर्फ दिमाग होता है। ओह, क्या बात। वो दिमाग से हर बात सोचता। हम लोगों के पास दिल भी है, और दिल वाले के साथ बड़ी दिक्कत है। उसके पास संवेदना भी है, उसके पास प्यार भी है, मोहब्बत भी है, नफरत भी, सब है। जो सिर्फ दिमाग से सोचता है उसके लिए जिंदगी बहुत आसान होती है। तो ये सब दिमाग से सोचने वाले उस बच्ची को देख करके, उसका रुदन देख करके हमें असुविधा महसूस हो, इनके लिए कुछ नहीं करना। अच्छा ठीक, अब आप देखिए, उदाहरण समझ लीजिए कि ये जो घटना हुई है, बीजेपी वाला इस पर चुप रहेगा और कांग्रेस वाला बताएगा तो उसका आपदा में अवसर मिल रहा है कि देखिए ये लोग कितने निकम्मे किस्म के लोग हैं। और जब कांग्रेस सरकार में ये हो रहा होगा तो बीजेपी वाला कहेगा देखिए कितने निकम्मे लोग हैं, जबकि ये दोनों निकम्मे हैं। दोनों में किसी के पास सिर्फ दिमाग छोड़कर दिल है ही नहीं। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप आए और आपने बात की। और मयूर भाई, ये तो बड़ा अजीब है जो उन्होंने जवाब दिया कि नेताओं में केवल दिमाग वो होता है, सही कहा, दिल नहीं होता बिल्कुल है। सही कहा। और जो ये 100 करोड़ आपने कहा भेड़ बकरी की तरह है, ये वो समझते हैं, उनके पास दिमाग नहीं है, दिल है। हाँ, तो वो इस तरह से देखते हैं। वो देखते हैं। तो आप ये जितने भी देख लीजिए ना, आप भी हिस्ट्री के विद्यार्थी, हम भी विद्यार्थी, आप देखिए ना ये क्या है, ये मतलब ये नेपोलियन एक हद के बाद लोगों को क्या समझता था, मुसोलिनी क्या समझ रहा था, बिल्कुल है ना, हिटलर क्या समझ रहा था, बिल्कुल मार्कोस क्या समझता था, है ना, फिर वो गद्दाफी क्या समझता था, तो उसी रेंज सद्दाम में, क्या समझता था। उसी लेवल पे है, उसी उनके रेंज लिए में वो सब मैं कहूंगा साधन है, साधन है वो, साधन वहां पहुंचने का। और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये कहना चाहेंगे, चूंकि हम नागरिक हैं और नागरिकों की बात हमेशा हम करते हैं, कि हम नागरिकों को ये समझना है कि हमारा इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, और हम भी इस बात को समझें और हम इकट्ठा हों। जो कटेंगे तो बटेंगे, तो कटेंगे की जगह जो एक सेंटेंस और कह दूं, कंक्लूड करने में एक सेंटेंस और कह दूं, वी आर यूजलेस बट वी आर बीइंग यूज्ड। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये समझना हम लोगों का काम है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे हम कल नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भाई, आपका बहुत बहुत नमस्कार, आप धन्यवाद अरे कि भाई, आप ये आए तो और हम मिले। ये तो एक प्लेटफॉर्म पे काम करने का मतलब अलग से बिल्कुल मजा आ गया। तो वैसे कल भी होगा क्योंकि हम तो कल जी, भी यही है, कल तो भी यही है। कल और भी हम राकेश भाई को भी यहीं बिठा लेंगे, तब हाँ बात बनेगी, हाँ। है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वही आप तो। दर्शक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि। सुरेंद्र भाई साहब धन्यवाद, शुभ रात्रि। नमस्कार। कल हम बात करते हैं, धन्यवाद।